हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कक्षा 10वीं के गणित और विज्ञान के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं, उन सवालों को हम इस सीरीज़ में सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा हमने कक्षा 12वीं के लिए भी कहा है कि कक्षा 12वीं के भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हाफ ईयरली परीक्षा में आ सकते हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये संभावित प्रश्न है, हम इसकी वो नहीं कह रहे कि पूरे सवाल इसी में से आएंगे, लेकिन हाँ, इन वीडियो को देखने के बाद आपका जो सवाल आएगा वो गलत नहीं होगा। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। हम कक्षा 10वीं के गणित की उन सवालों को सॉल्व करवा रहे हैं जिनकी आने की संभावना आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में है। देखिए, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में से क्या हटाया गया है और क्या जुड़ा हुआ है जो हमको पढ़ना है। तो देखो, जो हमारा अध्याय 1 है, अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय में हमको जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 6 अंक में हमसे क्या पूछा जाएगा, तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब ये जो 2 प्रश्न 2 नंबर वाले आएंगे, ये कहाँ से आएंगे? तो देखो, उन्होंने साफ लिख के दिया है कि हम प्रश्नावली 1.1 से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन विधि है उसको उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है। तो अगर आप में से कोई प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहा है तो मत पढ़ना, क्योंकि इसका सवाल ना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, और जब बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो हाफ ईयरली में भी क्यों पूछा जाएगा। तो हमको प्रश्नावली 1.1 नहीं पढ़ना है। इसके बाद में प्रश्नावली 1.4, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। इसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार एवं उनका पुनर्भ्रमण। तो ये वाला जो प्रश्नावली है या ये वाली जो प्रश्नावली वो भी आपकी सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसमें इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। अब जब हमारी 2 प्रश्नावली अपने आप हट गई तो हमारे पास 2 प्रश्नावली बनती है 1.2 और 1.3। अब 1.2 और 1.3 के वो इंपॉर्टेंट सवाल जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1.2 के इम्पोर्टेंट सवालों की तरफ। चलिए, प्रश्नावली 1.2 में जो पहले तरीके का सवाल दिया हुआ है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इस प्रकार का सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल पूछा जाएगा और 2 नंबर का सवाल ये हो सकता है। तो देखो, जैसे आपको दिया कि 140 है, इस 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है इसका। 140, और जैसे हम एलसीएम निकालते थे, जैसे हम एलसीएम में गुणनखंड करते थे, सेम वैसे करना है। देखिए, इसमें आखिरी में 0 है तो किससे भाग जाएगा? 2 से। तो 2 7 14 और ये 0। फिर आखिरी में 0 है तो कैसे भाग जाएगा? 2 से। तो 2 3 6, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 5 10। अब क्या आ गया आखिरी में? 5, और 5 और 3 होता है 8, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 5 से। 5 7 35, और फिर कैसे जाएगा? 7 से, तो आएगा 1। तो देखो, भाग देने का भी एक तरीका होता है, आपको विभाज्यता नियम याद होंगे। 2 का विभाज्यता नियम होता है कि अगर आखिरी का अंक 0 2 4 6 या 8 है तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। तो देखो, यहाँ 0 है। अगर आखिरी का अंक 5 है तो उसमें ये 5 है, 0 है तो उसमें 5 से भाग चला जाता है। और अगर अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो रहा है तो भी उसमें 3 का भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ अंकों का जोड़ 8 हो रहा है, अगर 9 होता तो 3 से भाग चला जाता। तो और फिर बचा यहाँ 7, तो 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, तो इसको इस प्रकार लिखना है। 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। और अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? 140 बराबर 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, और ये हमारा क्या है? आंसर। तो ये हमने इसको किस रूप में व्यक्त कर दिया? इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, और यही हमारे सवाल का क्या है? उत्तर है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो बस सिंपल आपको गुणनखंड निकालने हैं, और गुणनखंडों की अगर दो जगह आ रहा है तो 2 घात लगा दो, 3 बार गुणा आ रहा है तो 3 घात लगा दो, और इस प्रकार से लिख दो, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, अब देखिए, हम दूसरा सवाल भी देखते हैं इस तरह से। 3825, देखो सॉल्यूशन। 3825, सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 से भाग जा रहा है, तो 2 के लिए कंडीशन है कि आखिरी का अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो इनमें से एक भी नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना 8 है। अब देखो, दूसरा 3 के लिए क्या देखते हैं कि जो अंकों का जोड़ है उसमें 3 का भाग आना चाहिए। अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18।
18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड कर दें। 3 एकम 3, 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 यहाँ 2 का उतारा लेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा। देखो अब वापस देखते हैं 3 से जा सकता है क्या। देखो 7 और 5 12 हो तो 14 और 1 15, मतलब 3 से जा सकता है। तो देखो 3 से देंगे, 3 चौका 12, फिर 7 में देंगे तो 3 दूआ 6, 1 बचेगा 15, 3 5 15। वापस 3 से जा सकता है क्या, 5 तो 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब किससे देखेंगे, 5 से, क्योंकि आखिरी का अंक क्या है 5, तो 5 से भाग देंगे। 5 8 40 और 2 बचेगा तो 5 25। फिर देखो, फिर काय से देंगे 5 से, क्योंकि आखिरी का अंक क्या है 5, 17 पंजे होता है 85। फिर काय से देंगे 17 से, 17 एकम 17। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर, यहाँ पे लिखना है तब 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ये किस रूप में हमने व्यक्त कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। और अच्छे से किस तरह लिख सकते हैं, तो 3825 बराबर 3 3 दो बार है तो 3 की घात 2 गुणित 5 5 दो बार है तो 5 की घात 2 गुणित 17। बस इस तरह से हमको सॉल्व करना है और ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और अगर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल 5005। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5005। देखो सबसे पहले देखें कि इसमें 2 का भाग जा सकता है, तो 2 के लिए कंडीशन है 0 2 4 6 8 होना चाहिए इकाई के अंक पे, नहीं है। 3 के लिए क्या, अंकों का जोड़, तो 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं आता, तो इसमें 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब किससे भाग जाएगा, अब इसमें जाएगा 6, 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 से कब भाग जाएगा, जब 3 से और 2 से दोनों से जाएगा। तो ना तो इसमें 3 से जा रहा है ना 2 से जा रहा है। तो देखो अब हम देंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 28, 2 बचा 7 21। अब देखो अब इसमें 8 से भी भाग नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 11 से। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, 11 3 33 और फिर 13 में भाग देंगे 13 से, तो आएगा 1। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। बस अब इसमें कहीं भी कोई नंबर 2 बार नहीं आया कि उसके घात हम 2 लगाएं, या कोई नंबर 3 बार नहीं आया कि उसके घात हम 3 लगाएं, तो यही हमारा समाप्त हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक सवाल है, इसको हम यहाँ पे करेंगे। अगला नंबर है हमारा 7429, 7429, इसके गुणनखंड निकालना। इसके गुणनखंड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी देखो हम करते हैं। 7429, देखिए 7429 एक अभाज्य नंबर है, तो इसमें जो भाग जाने वाला है वो किसी अभाज्य नंबर से जाने वाला है। तो हम पहला अभाज्य नंबर देखते हैं जो कि है 2 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अंकों का योग क्या हो रहा है 11 और 4 15 और 7 22, तो 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। 5 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 0 5 नहीं है, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। इसमें जो भाग जाने वाला 17 से। तो देखो 17 से जाएगा कितनी बार, यहाँ पे देख लेते हैं 7 4 2 9, इसमें हम 17 से भाग देते हैं। 17 चौक 68, यहाँ बचेगा 6 और इधर क्रॉस 5, 17 3 51, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ 17 7 119। कितनी बार भाग गया, 437 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 437। फिर अब 17 का भाग तो चला गया, अब इसमें 17 का जाएगा नहीं, अब जाएगा इसमें 18 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 19 का। तो अब इसमें हम 19 का भाग देते हैं 437 में, 19 का भाग देते हैं। 19 दूना 38, 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ क्रॉस होता है। फिर 19 3 57, 23 बार जाएगा। 19 से देंगे तो 23 बार जाएगा, और 23 से देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड लिखा है वो लिखा है 7 4 2 9 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। बस
ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया और ये हमारा आंसर। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप का जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वैसा पूछा जा सकता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दो संख्याएं आपको दे रखी, पहले आप उनके क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और जो एलसीएम आया और जो एचसीएफ आया उनका आपस में गुणा करना है और ये बताना है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो देखो हम देखते हैं कि कैसे होगा हल। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। या ऐसे लिखो आप 26 व 91 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एक साथ, ये 26 लिखा और ये 91 लिखा। देखो ऐसा कौन सी संख्या जिससे पहले भाग जाएगा, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो यहाँ 2 से ले लेंगे तो जाएगा 13 बार, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो 91 ऐसा का ऐसे, क्योंकि 2 के लिए कंडीशन है यहाँ 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है तो इसमें नहीं जाएगा। अब देखो 7 से चला जाएगा, इसमें 13 ऐसा वैसे ही रहेगा और 13 सती होता है 91, फिर इसमें किससे भाग जाएगा, 13 से, 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो हमारा जो एलसीएम है वो अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो एलसीएम पता चल जाएगा एलसीएम क्या है। तब 26 व 91 का एलसीएम बराबर 2 गुणित 7 गुणित 13, इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 का गुणा फिर करना है 13 में। तो देखो क्या आएगा, यहाँ करना है 14 गुणित 13, 13 चौक 52 का 2 हाथ का है 5, 13 एकम 13 और 5 18, क्या आएगा 182। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या है, 182। अब हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। तब वाह करके लिखो, वाह 26 व 91 का एचसीएफ। अब निकाल रहे हैं हम इनका एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ अलग अलग निकलता है, ये 26 का अलग निकलेगा और 91 का अलग। 2 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और 13 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इसमें 7 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और फिर 13 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो देखो इसका लिख लेंगे पहले 26 बराबर क्या आ रहा है, 2 गुणित 13 और 91 बराबर क्या आ रहा है, 7 गुणित 13। तो जो नंबर कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो देखो 13 यहाँ भी आ रहा है और 13 यहाँ भी आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे 26 व 91 का एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 13। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास 13 और एलसीएम क्या है हमारे पास 182। अब हमको लिखना है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि 26 और 91 का जो गुणनफल है वो 182 और 13 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तब करके लिखेंगे, तब प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणा करना है 26 और 91 का। तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं 26 गुणा 91 बराबर, अब करना है गुणा 182 में 13 का, तो 182 गुणित 13। देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 13 गुणित 2 गुणित 91 बराबर 182 गुणित 13। देखो इसका इसमें गुणा करते हैं तो 13 ऐसे ही रहेगा, गुणा करेंगे तो 91 दूना होता है 182 बराबर 182 गुणित 13। अब एक 13 का गुणा कर लो, 13 दूना 26 का, 6 हाथ का आया 2, 13 8 13 दूना 26 का, 6 हाथ का आया 2,
13 में 8 का गुणा कर लो, क्या आ रहा है 8 तो 24 का 4 हाथ का है 2, 8 एकम 8 और 2 10, 13 8 104, 104 और 2 106 का 6 तो हाथ का है 10, फिर 13 एकम 13 और 10 23, इधर क्या है हमारा 2366, तो इधर भी क्या आएगा हमारा 2366। तो देखो जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा था वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या है बराबर है, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये हमारा उत्तर आ गया, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, सिद्ध। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो इसमें हमको दो चीज आनी चाहिए, एक तो एलसीएम निकालते आना चाहिए सही साठ तरीके से, दूसरा हमको एचसीएफ निकालते आना चाहिए, और एक है कि आखिरी में हमको गुणा करते आना चाहिए। आई होप गुणा करते सबको आता होगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा ध्यान से निकालना, अगर इसको निकालने में गलती नहीं करोगे तो यहाँ आपका उत्तर बिल्कुल बराबर आ जाएगा। चलिए अब दूसरे सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है 510 और 92, ये दो नंबर दिए, इसमें भी यही चेक करना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे हल। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या एलसीएम, तो 510 व 92 का एलसीएम, तो देखो एलसीएम कैसे निकलेगा एक साथ, ये 510 और ये 92, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से देंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10, फिर इसमें देंगे 2 से तो 2 चौका 8, 1 बचेगा 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से और बाहर चला जाएगा इसमें, तो 2 इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 है, तो 255 ऐसे ही रहेगा, इसमें जाएगा कितनी बार 23 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में क्या है 5 है, और 2 से भाग इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 3 है, फिर हम देंगे डायरेक्ट 5 से भाग, 5 से नहीं 3 से चला जाएगा, तो 5 और 5 10 और 2 12, 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 1 बचेगा 15, 3 5 15, और ये 23 ऐसा पर ऐसा। देखो अब इसमें वापस 5 से और भाग चला जाएगा 17 बार, और 23 ऐसा का ऐसा, फिर 17 से भाग देंगे तो 1 और 23, फिर 23 से भाग देंगे तो 1 और 1, यानी हमारे एलसीएम का गुणनखंड ये आ गया। तो देखो क्या है हमारा इधर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ये आया क्या हमारा एलसीएम, क्या है हमारा एलसीएम। इस एलसीएम को हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, केवल हमने लिख लिया कि ये हमारा एलसीएम है। अब निकालेंगे क्या एचसीएफ व एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं अलग अलग, 510 का अलग और 92 का अलग, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 255 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 85 आएगा, यहाँ पे हमने कर लिया है पहले कर लिया 55 85 फिर 17 आएगा, और फिर 17 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 92 में 2 से भाग देंगे तो 46 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 23 आएगा, और फिर 23 से भाग देंगे तो 1 आएगा। देखो फिर क्या लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और 92 बराबर या 92 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित 23। अब देखो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, तो एचसीएफ में हम देखते हैं कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कौन कौन सा है, तो एक तो 2 है जो यहाँ भी है, और कोई कॉमन है क्या, और कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2। तो लिखेंगे 510 व 92 का एचसीएफ बराबर 2। तो एचसीएफ हमारा आ गया 2 और एलसीएम हमारा हमने ऊपर लिख लिया है। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो इस एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तब प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन सी 510 और 92, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 गुणित 92 बराबर एलसीएम क्या है 13, 2 गुणित
3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ये हमारे पास। देखो अब इसमें काय का गुणा करना है, 2 का, तो ये इसमें कर दिया हमने गुणा 2 का, क्योंकि 2 भी तो है। एलसीएम में क्या है, ये पूरा नंबर है, और एचसीएफ में क्या है 2, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे। तो देखो पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं 510 गुणित 92। अगर हम इधर भी 510 गुणित 92 बना पाए तो हमारा उत्तर सही है। देखो 2 दूनी 4 3 12 5 60, और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120, 120 गुणित 17 गुणित 23। देखो या तो हम इसको इस फॉर्म में बना लें कि इधर 510 इंटू 92 बन जाए, और अगर हम ऐसा नहीं बना पा रहे तो क्या करें, सीधा इनका आपस में गुणा कर लें और इनका आपस में गुणा कर लें। तो हम पहले इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। हम पहले करते हैं 23 में 17 का गुणा, 17 3 51 का 1 हाथ का है 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391, 391 में 120 का गुणा करते हैं, तो एक जीरो लगा लेते हैं, 12 एकम 12 का 2 हाथ का है 1, 12 नवा के 108 और 109 का 9 हाथ का है 10, 12 3 36 और 10 46, यानी हमारे इधर है 46,920। तो हम इधर लिख देते हैं 46,920। अब इधर भी आपस में गुणा करने पे हमारा 46,920 आना चाहिए। इधर भी गुणा करने पे 46,920 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 510 में 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 2 से करेंगे तो 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर यहाँ लगाएंगे क्रॉस, 9 शून्य 0 और 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। देखो ये 0, ये 2, ये 9, ये 6 और ये 4, इधर भी क्या रहा है 46,920, 46,920। बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि ये देखो 46,920 इधर भी आया, 46,920 इधर भी आया। और हमको ये प्रूफ करना था कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व करना, थोड़ा सा गुणा करने में ध्यान रखना, बड़ी संख्याएं हैं। चलिए अगला सवाल भी एलसीएम से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसको इबारत के रूप में लिख कर दे दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक ऐसा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया नाम की लड़की है, ऐसा एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा गोल वृत्ताकार पथ है। अब इस पर सोनिया नाम की जो लड़की है उसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। मतलब अगर यहाँ से सोनिया चक्कर लगाना चालू कर दे तो वापस यहीं आने में उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि रवि नाम का एक लड़का है, वो 12 मिनट में अगर यहाँ से चलता है तो वापस 12 मिनट में आ जाता है। मतलब वो 12 मिनट में पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि सोनिया लेट पहुंचेगी और रवि पहले पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। जैसे यहाँ से 9 बजे रवि भी चला है और 9 बजे सोनिया भी चली है और एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब इधर ही दौड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो वापस यहाँ पे आकर मिल जाएंगे। तो देखो पहली बार में तो नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 18 मिनट लगाएगी पहुंचने में, 12 मिनट में पहुंच जाएगा, मतलब ये पहले पहुंच जाएगा रवि। दूसरी बार में, तीसरी बार में, तो ऐसा वो कौन सा टाइम आएगा जब वे दोनों यहीं वापस मिलेंगे। तो देखो ऐसे सवालों में हम सीधा सीधा एलसीएम निकालते हैं। सीधा सीधा क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखो इसमें क्या करना है, हल। तो देखो लिखना है एलसीएम, या ऐसा लिखो 18 व 12 का एलसीएम। तो ये लिखा हमने 18 और ये लिखा 12। 2 से भाग देंगे 9 बार, 2 से भाग देंगे 6 बार, फिर 2 से भाग देंगे, 9 में भाग 2 का नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 बार। फिर देखो 3 से देंगे तो 3 बार और 1 बार, फिर 3 से देंगे तो 1 बार और 1 बार। तो देखो अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, तो 18 व 12 का एलसीएम बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3, क्या है, 2 दूनी 4 3 12 3 36 मिनट, क्योंकि 18 क्या था, मिनट था, और 12 भी मिनट था। तो 36 मिनट बाद में दोनों मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक
स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस तरह से अगर कोई सवाल आता है कि एक घंटियाँ एक साथ बजती है तो मतलब एक 9 बजे बजती है, एक 10 बजे, 11 बजे, तो एक साथ कब बजेगी, कुछ नहीं करना, उनका एलसीएम निकाल दो, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो इस तरह अगर सवाल आता है तो कुछ नहीं करना, केवल आपको एलसीएम निकालना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक सवाल इस तरह का आ सकता है। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो उसको हमको एक ही मेथड से करना है, और वो मेथड मैं आपको इस सवाल में बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने दिया कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या करना है, हमको मान लेना है, हमको इसका उल्टा मान लेना है। यहाँ हमने क्या बोला, अपरिमेय संख्या, तो हम मान लेते हैं माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में होती है। अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है, तब 3√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो इस A/B के रूप में होगी। किस रूप में होगी, A/B के रूप में होगी, या P/Q के रूप में होगी, या जहां पर जो B है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे पक्षांतर। देखिए 3 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इधर हमारे पास बचेगा √2 बराबर A/B इंटू 3। ये इधर गुणे में था तो इसके कहाँ चला गया, बाहर में, तो ये हो गया। अब चूंकि A/B क्या है, एक परिमेय संख्या है, चूंकि A/B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होती है, इसलिए A/3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखो अगर A/B परिमेय है तो यहाँ परिमेय में किसी भी नंबर का गुणा करो, परिमेय थोड़ा ना बदलेगा, परिमेय तो परिमेय रहेगा। अगर A/B परिमेय है तो A/3B भी क्या होगा, परिमेय होगा, और जो किसके बराबर है, A/3B किसके बराबर है, √2 के बराबर है। इसलिए √2 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √2 क्या है, √2 तो अपरिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय है, इसलिए 3√2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो ये हमारे सवाल का उत्तर है, तो 3√2 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो मानना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक मान लेनी है, आगे A/B जहाँ B इज नॉट इक्वल टू 0, B का मान 0 नहीं हो सकता, जो नंबर है उसको बटे में ले जाना है, और ये बताना है कि A/B परिमेय है, तो इसमें किसी नंबर का गुणा करेंगे तो वो भी परिमेय होगा, और उसके बराबर भी जो संख्या होनी चाहिए वो परिमेय होनी चाहिए, लेकिन उसके बराबर वाली संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो जब ये अपरिमेय है तो इस अपरिमेय में किसी एक परिमेय का गुणा करने पर जो संख्या बनेगी वो भी क्या बनेगी, अपरिमेय बनेगी। तो ऐसा सवाल आपसे अगर पूछा जाता है, √5 पूछा जा सकता है, √6 पूछा जा सकता है, √5 माइनस √3 पूछा जा सकता है, हमको इसी मेथड को फॉलो करके इस सवाल को सॉल्व कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे चैप्टर 1 के। इस चैप्टर 1 में 2 सवाल आपको पूछे जाने हैं, 2 नंबर के। तो जितने सवाल हमने करवाए हैं, इन्हीं सवालों में से आपसे सवाल बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछा जाए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो आप परीक्षा देंगे, कुछ सवाल हैं उनको भी इसी मेथड के सवाल है, सारे मेथड हमने सारी करवा दिए, सारे मेथड यही है, आप उन सवालों पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो फिर आपका चैप्टर 1 का कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। चलिए आप वीडियो के बारे में बताइएगा हमको कमेंट करके कि वीडियो कैसा था, इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपका कोई वो ओपिनियन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, और किस तरह से हम आपकी और हेल्प कर सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सारी वीडियो अपलोड होने वाली है। 12वीं के भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो,
जो अर्धवार्षिक परीक्षा की महत्वपूर्ण है, 10वीं की जो वीडियो है महत्वपूर्ण, जो हाफ ईयरली के लिए भी, इवन बोर्ड परीक्षा में भी हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उन तक शेयर भी कीजिएगा। आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।